नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है सिद्धार्थ जराबी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार। आप कैसे हैं दर्पण? मैं भी बढ़िया सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर, मंडे को खर्चा पानी में ढेर खबरें होती हैं वीकेंड के चलते, तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज कवर कर पाए इसलिए सीधे चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। डिपॉजिटर्स फर्स्ट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत अगर पीएम मोदी की माने तो जमाकर्ताओं की 76 लाख करोड़ की वेल्थ सेव की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी या इंश्योर्ड की जाएगी। इस प्रोग्राम की बात हम पहले भी अपने खर्चा पानी में कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसका जिक्र कई बार कर चुकी है, खासतौर पर यस बैंक और पीएमसी बैंक से जुड़ी दिक्कतों के बाद। तो सिद्धार्थ जी, इस प्रोग्राम का विश्लेषण किया जाए, इस स्कीम का या इस इनिशिएटिव का, उससे पहले हमारे दर्शकों को अगर आसान भाषा में दो चीजें बता सके प्लीज। एक तो ये पूरा प्रोग्राम है क्या, और दूसरा इस प्रोग्राम से पहले क्या व्यवस्था थी, मतलब अब क्या बदलने वाला है? देखिए, ये एक प्रकार से बहुत अच्छा एक स्टेप है, बहुत अच्छी पहल है, जो कम से कम बैंक में जिनके खाते हैं और उसमें जो पैसा है उसको लेके उनका पैसा सुरक्षित रहे, उनको वापस मिले अगर उस बैंक के साथ कोई अनहोनी घटे तो हम्म। इसमें दो आयाम से हमने इस बात को पहले समझना चाहिए। पहले कि ये जो हमारा बैंक्स में जो आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स हैं उसमें जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उसको कवर करता है। पहले ये अमाउंट बहुत कम था और अब उस अमाउंट को 5 लाख तक ले गए हैं और उसे एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के नाम से दिया गया है। हम्म। और ये 5 लाख का अमाउंट अगर हम देखें तो एक प्रकार से बहुत बड़ी संख्या हमारे बैंक अकाउंट होल्डर्स की देश में होगी जिनका 5 लाख से कम का ही डिपॉजिट होगा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो चाहे वो रनिंग बैलेंस हो। और ये सारे टाइप के डिपॉजिट्स को कवर करता है। पहले कानून में फेरबदल लाके ये चीज जो की गई है इससे एक तो अमाउंट बढ़ गया है। दूसरा जो हुआ कि पहले कोई समय सीमा नहीं थी जिसको लेके आप ये पैसा अपना वापस ले सकते थे और हम उसको डिस्कस करेंगे। बट वो अब एक टाइम बाउंड जो प्रकार से 3 महीने का समय जो दिया गया है, तो 3 महीने में उम्मीद होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जीवन की पूरी जमा पूंजी ऐसे किसी बैंक में, और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक दो बैंक्स को लेके कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो थे काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। और एक समय यस बैंक को लेके भी चिंताएं बढ़ी थी। बाद में यस बैंक का एक प्रकार से आरबीआई ने पूरा बचाव कर लिया। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि 5 लाख तक का पैसा आपको आपके डिपॉजिट्स के अगेंस्ट मिलेगा और 90 दिन में मिलने की वो बात अब एक प्रकार से कानूनी तौर से अवेलेबल है हर बैंक डिपॉजिटर को। तो आपने दोनों ही उत्तर दे दिए कि ये स्कीम क्या है या ये प्रोग्राम क्या है, और साथ ही साथ पहले और आज में अंतर क्या है। सिद्धार्थ जी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये प्रोग्राम या जमा राशि के बीमा का भुगतान अंतिम उपाय यानी कि लास्ट रिजॉर्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि निवेशकों को ऊंचा रिटर्न पाने की चाहत के बीच सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे उनके पैसों को नुकसान ना हो। जैसा कि हम भी अपने शो में कहते आए हैं और हर अर्थशास्त्री जानता है कि रिटर्न और रिस्क एक दूसरे के समानुपाती होता है। इस रिटर्न और रिस्क वाली इक्वेशन को क्रिप्टो करेंसी से लेकर शेयर मार्केट वगैरह में भी हर जगह हम अप्लाई कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी, शक्तिकांत दास की इस लास्ट रिजॉर्ट वाली टिप्पणी पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसा इस इंश्योरेंस स्कीम के नाम में ही अप टू लिखा है, मतलब 5 लाख रुपए से ज्यादा भी डूबे तो भी आपको अंत में 5 लाख रुपए ही मिलने हैं। हालांकि पहले तो इतने भी नहीं मिलते थे जैसा आपने बताया, और साथ ही अधिकतर जमाकर्ताओं के बैंक में 5 लाख रुपए से कम ही होते हैं, ये भी आया। देखिए, जब ये जो कैप था वो जब सेट हुआ था 1993 में, 1993 का भारत, 1993 की बैंकिंग सिस्टम और जो उस टाइम हमारी इकोनॉमी की स्थिति थी उसमें और अब में 27 वर्षों में बहुत बड़ी एक परिवर्तन हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पैसा ज्यादा है। हम्म। दूसरी बात हमने ये देखा है कि
अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। जी। और एक जमाना ये था कि फिक्स डिपॉजिट ही सबसे प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ सेविंग्स थी। आज भी बहुत मात्रा एक्चुअली सेविंग्स की हमारी बैंक डिपॉजिट्स के ही द्वारा होती है। स्टॉक बिल्कुल। मार्केट में, म्यूचुअल फंड में उसके बनिस्बत कम है। बैंक डिपॉजिट्स अभी भी हमारे एक बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इतना सारा पैसा हमारे बैंक्स में है। जो गवर्नर साहब बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं भी नाम नहीं लूंगा, बट ये साफ एक संकेत है कि कई ऐसे छोटे बैंक हमने देखा, एक पीछे समय आया था कोऑपरेटिव क्षेत्र के, जिसमें आधा परसेंट, पौना परसेंट अधिक मिलता था बड़े किसी नेशनलाइज्ड बैंक्स जी। के बेनिस्बत में। तो लोग शायद थोड़ी और इंटरेस्ट की कमाई हो जाए आप अपने पैसे पे, इसको लेके वहां पैसा डालते थे, और बैंक कितना सेफ है उस पर ध्यान नहीं देते थे। बट दूसरी बात भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, मुझे ध्यान नहीं कि वो उस पूरी बात में कहीं गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसका जिक्र किया है कि नहीं, पर मैं ये विषय हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, जो छोटे बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, और खासकर सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो ये रहा है कि क्योंकि बड़े बैंक्स और उनके ब्रांचेस इतनी मात्रा में नहीं होते थे, और एटीएम का जमाना भी नहीं था, डिजिटल बैंकिंग तो थी ही नहीं, तो व्यक्ति कहाँ जाए? 100 रुपए विड्रॉ करने के लिए आप 20 किलोमीटर दूर थोड़ी जा सकते हैं। जितना आपकी लागत 100 रुपए निकालने में लगे, वो 100 रुपए से ज्यादा तो आपका तेल फूक जाएगा, या अगर साइकिल से भी जाएंगे तो आप समझ लीजिए कितना खर्च होगा। तो कोऑपरेटिव बैंक्स और छोटे बैंक्स जो थे, उनका एक बड़ा लोकल फ्लेवर होता था। वो छोटे शहर में, कस्बे में, देहाती क्षेत्र में था, और वहां पे जो स्टाफ था वो उन कस्टमर्स को जानता था। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक में अगर गया है, उसको ये अनुभव जरूर रहता है कि ये अपना बैंक है, इसमें जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो जान पहचान के हैं, क्योंकि छोटा कस्बा है। तो ये दो फैक्टर ऑपरेट करते थे। और ये जरूर है कि कोऑपरेटिव बैंक्स डिपॉजिट्स उनके पास आए, इसलिए कुछ कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे। तो ये जो इशारा है आरबीआई के गवर्नर का, ये है कि आप केवल ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में मत रहिए। ये संस्था अच्छी है क्या? इज इट वेल रन? ये एक बड़ा सवाल था। और आखिर में इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, ये आरबीआई की रेगुलेशन के परव्यू के बाहर थे। बाद में जब पीएमसी बैंक का एक बहुत बड़ी सनसनी हुई और बड़ी समस्या हुई बहुत सारे डिपॉजिटर्स को, आज भी शायद उसमें से कई लोग परेशान घूम रहे होंगे, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसका नया बिल एक लाया गया। समय हाँ, ये विषय सुर्खियों पे था। तो उसके बाद अब आरबीआई के पास कोऑपरेटिव बैंक्स, और कई स्टेट्स में इसमें पॉलिटिशियंस की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि इनको सेटअप किया गया था वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के तहत किया गया था, और वो उद्देश्य बड़े अच्छे उद्देश्य थे। बट उसमें कहीं ना कहीं पे ऐसा हमने सुना है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कैप्चर कर लिया था। जैसे नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव्स भी कई हैं, हमारे कृषि क्षेत्र की जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें हमें ये जानकारी है कि महाराष्ट्र जैसा एक प्रांत है जिसका मैं उदाहरण लूंगा, कि जहां पे पॉलिटिक्स और कोऑपरेटिव का बहुत क्लोज संबंध रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई खराबियां हुई हैं उन कोऑपरेटिव्स में, बस एक ये जो इशू था। तो अब आरबीआई क्योंकि अब रेगुलेटर है कोऑपरेटिव बैंक्स का भी, उसके कारण एक स्टैंडर्डाइजेशन और एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स संभवतः और देखी जाएगी। और जो आरबीआई को ध्यान से फॉलो करने वाले लोग हैं, हमने देखा है कि हर एक गैप के बाद, कुछ समय बाद आरबीआई के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेस स्टेटमेंट या कोई सर्कुलर आता है कि किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ना कुछ उन्होंने एक्शन, करेक्टिव स्टेप्स लेने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम जो था और जो उसमें दिक्कतें, त्रुटियां आई थी, उनको काफी हद तक सुधारा गया है। बट आखिर की बात ये बहुत जरूरी है कि अपने पैसे को किसके हाथ में दे रहे हैं,
ये सोचना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसमें बैंकिंग रेगुलेटर जो आरबीआई है, उसने ये बात कही तो जाहिर सी बात। आपने ये अच्छा ध्यान दिलाया कि केवल कुछ आधा 1% ज्यादा ब्याज मिलना ही रीजन नहीं है कि लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की ओर को भागते हैं। आज नहीं तो 5-7 साल पहले। साथ ही साथ एक पर्सनलाइज सर्विस, जैसे मैं अल्मोड़ा का हूं तो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, वहां पर सभी लोग मुझे जानते थे और मतलब शाम को भी मिलने जाया करते थे। तो मतलब कई बार काउंटर के बाहर भी चीजें संभव हो पाती थी, जैसा आपने बताया। साथ ही साथ हर जगह फैला होना भी एक कारण था। और रिफॉर्म्स वाली बात कही, उसमें अगर हम प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कमेंट की भी बात कर लें, तो बाकी बातों के अलावा उन्होंने बताया कि देश भर में आज 17 बैंक्स के जमाकर्ताओं को तकलीफ आई है और इसका कारण उन्होंने एनपीए बताया। अब कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ जी, आपको याद होगा, पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार पिछले 6-7 सालों से में बैंकिंग में ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आई है कि अब बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत हो गया है। तो क्या वाकई बेड बैंक और डिपॉजिटर फर्स्ट और ये जो बिल अभी अमेंड किया था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जैसे इनिशिएटिव्स बैंकिंग सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं? और रिफॉर्म्स की इस पूरी इक्वेशन में प्राइवेटाइजेशन वाला कॉन्स्टेंट कहां पे फिट बैठता है? देखिए, आपने कई सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर अभी जो खबर आई थी, जो प्रधानमंत्री जी ने बात खुद कही है कि 1300 करोड़ रुपया वापस दिया गया है हम्म। लगभग लगभग 1 लाख डिपॉजिटर्स को, तो आप सोचो ये अमाउंट कितना है। जी। और 3 लाख डिपॉजिटर्स को अभी और मिलना है। यानी 1/4 जो फंसा हुआ जिनका पैसा है, 4 लाख डिपॉजिटर्स टोटल है इस आंकड़े के अनुसार, हम्म। जिसमें से अभी केवल 1/4 25% लोगों को पैसा वापस 1300 करोड़ रुपया मिला है। हम्म। और ये इंश्योरेंस का अमाउंट है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, या हो सकता है कि ये सारा पैसा भी हो। खैर, उस गणित को हम छोड़ देते हैं। समस्या काफी बड़ी रही है और बहुत छोटे छोटे बैंक्स में ये प्रॉब्लम बीती है, खासकर जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स थे जहां पे रेगुलेशन, ऑडिटिंग सिस्टम्स उतने अच्छे नहीं थे। उसमें उस बैंक की मैनेजमेंट की किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ ज्यादा सांठगांठ, ओवर एक्सटेंशन देना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो जिसकी तरफ संकेत दिया गया है। और एक चीज इसमें आप समझ लीजिए, 100% तो पैसा आपका सुरक्षित बैंक में भी नहीं है। ये कैप क्योंकि 1 लाख से अब 5 लाख तक पहुंच गया है इतने समय बाद, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज्यादा इससे रखा है तो वो पार्ट इंश्योर्ड है। इसलिए कई लोग आजकल, मैं जानता हूं कि अब जो थोड़ा इन मामलों में रुचि रखते हैं और जिनके पास समय है और इन चीजों को जो समझते हैं करते हैं, तो अब एक ट्रेंड शुरू हुई है कि लोग, मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपया है तो उसको वो 5 बैंक में डिपॉजिट करके रख रहा है ताकि पूरा उसका अमाउंट वो उस डिपॉजिट इंश्योरेंस में हो। और वो अलग अलग बैंक, एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में अगर आपने पैसे रखे हैं तो उनको जोड़ के गिना जाता है। तो अलग अलग बैंकों में भी अब लोग पैसा लगा रहे हैं ताकि उनको इस डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा रहे, क्योंकि डर रहता है। अब दूसरी बात जो आपने जो पीयूष गोयल जी ने कहा वो यही विषय है कि कितनी समस्या और एनपीए की बात कही, तो मैं एक इसमें ब्रॉडर टिप्पणी देना चाहूंगा। देखिए, ये एक बिल्कुल हकीकत है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो टॉप के नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, इनके साथ काफी समय से रिफॉर्म इनको करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे नतीजे नहीं भी निकले हैं, सरकार को इसमें बार बार रिकैपिटलाइज करना पड़ता है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर लगवा के किसी एक स्पेसिफिक 2, 20, 100 कॉरपोरेट्स को पैसा दिया जाना। और इसकी एक बड़ी, मैं कहूंगा कि बहुत सीमा पार हो गई थी। एक जो फेज आया था 2008-9 के बाद से, उससे पहले ही बल्कि 2005-6 से बहुत बड़ा एक जंप आया उस कॉर्पोरेट लोन्स कैटेगरी के, जिसमें से कई अब एनपीए होके उसका परिणाम हमने पिछले 5-6 साल में देखा। ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। जहां तक प्राइवेट बड़े शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं,
उसमें हमने देखा है कि कोई समस्या नहीं हुई है। जो लास्ट एक मेजर प्राइवेट बैंक का फेलियर था, उसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक कहा जाता था, जिसको शायद 20-22 साल पहले मर्ज किया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि वो बिल्कुल डूबने की कगार पे था वो बैंक। तो ये तो वो हो गए। तीसरी जो एक बड़ी सेगमेंट है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स की, जहां पे रेगुलेशन नहीं थी और जहां पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। तो अब मुझे लगता है कि आरबीआई के आने के कारण ये स्थिति सुधरेगी। बट मैं मानता हूं कि अगर सबसे इनएफिशिएंट अभी अभी भी बहुत बड़ी एक इनएफिशिएंसी है तो वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, क्योंकि एक तरफ सरकारी बैंक्स में बहुत स्टाफ है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से अडॉप्ट नहीं हुई है, उनके बैलेंस शीट्स बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें मर्जर किए गए, मर्जर कई बार इतने सफल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कई बार उसको आम आदमी शायद उतना समझ नहीं पाता है। और तीसरा जो एक बड़ा चंक है कोऑपरेटिव बैंक्स का, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें जरूरत है। और मैं आखिरी बात इसमें कहना चाहूंगा कि सरकार बैंक चलाए, सरकार हमसे कर ले, हमारे डिपॉजिट्स अपने बैंक में रखवाए, यानी जो सरकारी बैंक्स है, फिर वो सरकारी बैंक्स में गलत लेंडिंग की जाए, उन लोगों द्वारा की जाए जो शासन में अधिकारी हैं और जो बैंक के अधिकारी हैं, उनकी सांठ-गांठ होके गलत प्रकार के लोन दिए जाए, फिर वो लोन एनपीए हो और फिर हमारे पे ये समस्या है। तो आप अगर समझना चाहें कि ये कितना गलत सिस्टम है, अभी अभी सही चल रहा है, 10 साल बाद क्या होगा? फिर से ढिलाई हो गई, फिर से कुछ ऐसे लोग आ गए डिसीजन में जहां पे वो गड़बड़े जो पहले हम बहुत देखते थे, जिसे फोन बैंकिंग कहा जाता था एक प्रकार से। फिर क्या होगा? जब लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि जी सरकारी बैंक है, इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देश लूट जाएगा, फलां हो जाएगा, पार्लियामेंट संसद में लोग बोलते हैं, ये वो लोग बात करते हैं जो इन चीजों के बेनिफिशियरी हैं। ये वो लोग बात करते हैं जिनका कंट्रोल छूट जाएगा। ये आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं हैं, ये वैसे लोग नहीं हैं जो जीवन भर की पसीना मेहनत करके 20-25 हजार, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पूंजी बैंक में रखते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके हाथ से कंट्रोल चला गया। ये वही लोग हैं जो पहले अपोज करते थे कि किसी प्राइवेट कंपनी को मोबाइल फोन में मत आने दो। ये वही लोग हैं जो पहले अपोज करते थे प्राइवेट कंपनी को जहाज रानी बिजनेस में, सिविल एविएशन में नहीं आने दो। ये इसी टाइप के लोग हैं जो आज भी रेलवेज में कुछ अगर इस प्रकार के रिफॉर्म हो तो उसमें हल्ला मचाते हैं। बैंक सरकार क्यों चलाए? और दुनिया में कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जहां पे इतनी बड़ी मात्रा में खुद देश के सरकार के स्टेट ओन्ड बैंक्स इस इतनी बड़ी संख्या में है? और जो हमारे बैंक है, अगर उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ध्यान से पढ़ी जाए, देखी जाए, तो लोगों को ये अंदाज होगा कि कितना बड़ा नुकसान टैक्स पेयर ने झेला है। इसलिए जब भी मेरे दर्शकों से आपके माध्यम से मैं दर्पण कहना चाहता हूं कि कोई भी भावुक होके बोले कि जी इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए और नौकरियां नहीं निकलेंगी, सब बकवास है। ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में बन रही हैं, अच्छी नौकरियां बनती हैं, आप परफॉर्म करते हैं तो आपको पगार भी 5 साल 10 साल में आप इतनी पगार तक पहुंच जाते हैं जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं सरकारी सेटअप में। और इस चक्कर में नहीं रहे। हमारी सरकार का बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा रोल होने का कोई मतलब नहीं। हाँ, एक दो बड़े बैंक रख लीजिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अब सरकारी कामों के लिए है तो ठीक है, बहुत बड़ी व्यापक स्तर पे है, बहुत अच्छे से चलाया जाता है। पर यह स्थिति सब सरकारी बैंक्स के लिए पे लागू नहीं होती है। इसलिए इस भ्रम से निकलना चाहिए कि जी सरकारी बैंक है, ये हमारे आपके कुछ नहीं है। आप 50 लाख भी वहां रखो, आप गरीब किसान हो, कोई भी हो, 50 लाख रुपए आपने जमीन बेच के रखा हुआ है, 50 लाख सिक्योर नहीं है। अब 5 लाख उसमें से आपको मिल सकता है, बाकी 45 भगवान भरोसे है। तो सिस्टम को समझिए और अपने पैसे को बचाइए।
सिस्टम को समझिए और अपने पैसे को बचाइए, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, काफी कम समय है, सीधे चलते हैं दूसरी खबर की ओर। खाद्य तेलों के दाम पिछले एक महीने में 8 से 10 रुपए तक कम हुए हैं सिद्धार्थ जी, और आशा की जा रही है कि इसमें अभी और कमी आएगी, और ये कहना है एसईए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी का। तो दो छोटे छोटे सवाल, एक तो खाद्य तेलों के दाम कम क्यों हो रहे हैं, दूसरा खाद्य तेलों के दामों से ओवरऑल इन्फ्लेशन की चाल का क्या भान होता है। देखिए, ओवरऑल हमारा जो जितना हम खाद्य तेल इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तल के चीजों को खाने का एक बड़ा प्रचलन है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, कोई भी क्षेत्र हो। लगभग लगभग 60 से 65% लगभग हम विदेश से तेल लाते हैं, क्योंकि उतना हमारे यहाँ पे तिलहन होता ही नहीं है। और हमारा जो इंपोर्ट है करीब 15 मिलियन टन जो हम करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक उतनी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। अभी पीछे सरकार ने जो ड्यूटी रिडक्शन की है उसके कारण प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी ठीक रही है, खासकर उसमें से जैसे सरसों है, जिसे नॉर्थ में और ईस्ट में बहुत प्रयोग किया जाता है। फिर आप साउथ में जाएंगे तो वहां कोकोनट तेल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और भी प्रकार के ये है। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटर प्रोडक्शन एंड लोअर ड्यूटीज के कारण इसमें फर्क पड़ी है। और जो विशेषज्ञ हैं और जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये जो 8-10 रुपए की गिरावट हुई है वो बढ़कर 15 रुपए तक की गिरावट में तब्दील हो सकती है। अच्छा, लास्ट खबर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है, उस पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओमिक्रॉन का डेल्टा वेरिएंट से अधिक संक्रामक प्रभाव होगा, लेकिन गंभीर कब होगा। हालांकि रिपोर्ट में सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने और सभी को कोविड दिशा निर्देश का पालन करने के लिए भी कहा गया है। अब ये तो हो गई सिद्धार्थ जी रिपोर्ट, लेकिन इसके निहितार्थ क्या हैं, और भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को ओमिक्रॉन से कितना नुकसान हो रहा है होगा। हालांकि कहा जा सकता है कि अभी इस सबका आकलन करने के वास्ते बहुत जल्दी होगी, पर फिर भी। इसीलिए आपने जो सही बात कही ना कि बहुत जल्दी होगी, तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट के लिखने वालों को भी पास कोई डेटा तो है नहीं। जितनी संख्या है ओमिक्रॉन केसेस की, कुछ समय पहले तक 38 केस थे, और इसको माना जा रहा है दुनिया भर में और साउथ अफ्रीका में, जहां पहले बारी इसको अनाउंस किया गया था, कोई भी इसमें जान नहीं गई है, और इससे माइल्ड इन्फेक्शन माना जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के कंपैरिजंस हो और अर्थव्यवस्था को लेके कंपैरिजंस हो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब डेल्टा पीक पे था, तब भी आप जानते हैं कि जिस प्रकार का वो लॉकडाउन पहले लगा था वैसा एनफोर्स नहीं किया गया। तो ओमिक्रॉन और डेल्टा के बीच में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है डबल वैक्सीनेशन, सिंगल वैक्सीनेशन। डेल्टा से पहले वैक्सीनेशन लगभग ना के बराबर था, अब वैक्सीनेशन काफी एक डिसेंट नंबर तक पहुंचा है। हालांकि उसमें और भी तेजी की आवश्यकता है। जो लोग मना कर रहे हैं उनसे फिर से ये निवेदन रहेगा कि ऐसी गलती ना करिए, आप अपनी जान और अपने बगल वाले की जान खतरे में डाल रहे हैं। और अब जब देश में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लग गए हैं, और जब उन लोगों को चिंता नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वो जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, अलग अलग जो झूठी बातें थी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड थी, उनको टोटली इग्नोर करके वैक्सीन लगवाना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात इकोनॉमी के लिए और अपने जान और माल के लिए वही है कि वैक्सीन का बचाव है, और आवश्यकता पड़ने पे, और मुझे लगता है कि ये फैसला ऑलरेडी इस पे चर्चा हो रही है, और कुछ महीनों में जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगा लिए हैं, कहीं ना कहीं पे उनको फिर से निमंत्रण मिलेगा तीसरी वैक्सीन लगवाने के लिए। वो कौन सी होगी, सेम ब्रांड होगा, दूसरा होगा, वो सब तकनीकी बातें चल रही है हाल फिलहाल में। बट या अगले 6 महीने सतर्क रहने की आवश्यकता है, और उन 6 महीनों में मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार और जो इसमें अधिकारी इसमें फैसला ले रहे हैं वो बहुत जल्दी फैसला ले। नहीं तो डेल्टा से पहले जो कुछ फैसले लेने में देरी हो गई थी, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके ऑर्डर प्लेस करने के लिए देरी हो गई थी, और बीच में सिस्टम ढीला पड़ गया था। और उस टाइम पे जो अधिकारी थे स्टेट्स में भी और
सेंटर में भी उन्होंने इस मामले को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया वैक्सीन प्रोडक्शन का। खैर उसके बाद जो मार लगी डेल्टा से, तो उससे स्थिति में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। तो ओमिक्रॉन को अगर हमने डिफीट करना है, उसके लिए वैक्सीनेशन ही अभी हमारे पास सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वो चलती रहेगी। हालांकि पिछले 1-2 महीने में मैं मानता हूं दिवाली से पहले और अभी जो शादियों का सीजन लगभग खत्म हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इस सब की तो धज्जियां उड़ गई हैं। तो खैर अब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये इतना सीरियस ना बने, और अपनी तरफ से हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली जो वैक्सीनेशन के बारे में आपने बात कही, वही जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, उसमें भी कहा गया है कि भारत उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा जो मजबूती से वापसी करेंगी, और ये सब भारत में टीकाकरण के चलते होगा। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए द लंदन टॉप। नमस्कार।